नमस्कार दर्शकों, मंत्रणा के इस एपिसोड में मैं अंजलि आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। कहा जाता है कि यादें ले आओ और अपने पैरों के निशान अपने सफर पर ही छोड़ आओ। यही होता है हमारी हर यात्रा का मकसद। यात्रा करते करते हम रास्ते में आए अनुभवों से बहुत सारी यादें अपने साथ समेट कर ले आते हैं और कई बार उन रास्तों पर हम अपने निशान भी छोड़कर आ जाते हैं। ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ मंत्रणा की इस यात्रा में। हर व्यक्ति विशेष से और उनके व्यक्तित्व से हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। वे अपनी कोई ना कोई छाप हमारे मन मस्तिष्क पर छोड़ते ही चले जा रहे हैं। यात्रा में कुछ ऐसे भी पड़ाव आते हैं जहां पर हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। सीखना जरूरी नहीं होता कि हम अपने से बड़ी उम्र के लोगों से सीखें, गुरुओं से सीखें या किसी व्यक्ति विशेष जो गुरु या टीचर के रूप में जाना जाता है उसी से सीखें। मेरा कहने का अर्थ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमसे उम्र में बड़े लोग ही अपने अनुभवों से हमें कुछ सिखाते हैं। कई बार हमसे कम उम्र के लोग भी हमारे व्यक्तित्व पर एक विशेष छाप छोड़ जाते हैं। दोस्तों, हम दिल्ली का सफ़र कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के पास ही हरियाणा है। हरियाणा के एक छोटे से शहर से एक छोटी सी लड़की बहुत सारे सपने लेकर दिल्ली चली आई। उसका अपना जीवन बहुत ही ब्लेस्ड रहा। उसे अपने परिवार में एक ब्लेस्ड चाइल्ड के रूप में कहा जाता था। वह हर किसी के लिए बहुत ही लकी रहती थी। दोस्तों, आइए मिलकर उस लकी चाइल्ड का अपने मंत्रणा के इस एपिसोड में हम मिलकर स्वागत करते हैं और जानते हैं उनकी खट्टी मीठी यादों को और उनकी छोटी उम्र में हुए उनके अनुभवों को हम यहाँ पर जानते हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं आज की हमारी मेहमान का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू अंजलि जी। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को स्वयं ही दीजिए। जी बिल्कुल जरूर। सबसे पहले तो मैं अंजलि जी का और मंत्रणा टीम का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे यह मंच दिया और यहाँ पर हर किसी को अपनी अपनी यात्राओं का अनुभव शेयर करने का मौका मिला। अंजलि जी का एक ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया है, मतलब मैं समझती हूँ कि एक यूनिक प्लेटफॉर्म है कि एक हर फील्ड का व्यक्ति आता है, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से ये प्लेटफॉर्म देना शायद इन्हीं के दिमाग की उपज है, जो मैं इनको कहूंगी कि आगे लेकर जाएं। आप सब इतने गुणी हैं कि हमें लगा कि हम भी कुछ ज्ञान आपसे इसके जरिए प्राप्त कर लें। जी, गुणवान का तो है कि हर व्यक्ति के अंदर गुण होता है। जी, भगवान ने जिस व्यक्ति को जमीन पर उतारा है उसके अंदर कोई ना कोई गुण जरूर है, पर पहचानने की ताकत होनी चाहिए। जी, उसे समझने का व्यक्तित्व हर किसी में नहीं होता, जो कि आपने बखूबी समझा है इस चीज को। जी। शालू जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जैसे बताया कि आप हरियाणा के एक छोटे से गांव से आई और हमेशा अपने परिवार के लिए आपको एक लकी चाइल्ड के रूप में माना गया, तो थोड़ा वो किस्सा आप हमें अपने बचपन का सुनाइए, जिससे हमें ये प्रेरणा मिले कि आज भी हमारे भारत देश में लड़कियों को एक लकी चाइल्ड के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। देखिए अंजलि जी, वैसे तो मैं कहूँगी हर बच्चा अपने आप में लकी रहता है। जी। कोई भी व्यक्ति जो भगवान ने जिस आकृति को बनाया है उसके अंदर गुण सभी में रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और लकी वो होता है क्योंकि हर किसी की किस्मत अलग होती है। जी। पर उसे वही समझने की ताकत, जैसे मैं एक छोटे से गांव से हूँ। जी। कि वो गांव भी नहीं कहूंगी, शहर भी नहीं है, एक मंडी है। जी। जहाँ पर व्यापार होता था सिर्फ अनाज का। जी। मेरे पिताजी जो हैं वो एक कमीशन एजेंट थे, आड़ती थे। जी। ठीक है। और मेरी माताजी एक हाउसवाइफ है जो कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। जी। मेरे माता पिता ने जस्ट मैट्रिक ही किया हुआ है और मैं आपको बताऊं हम 4 बहन भाई हैं और वी 4 आर हाईली क्वालिफाइड। जी। ठीक है। तो इस चीज का पैरामीटर नहीं है कि आप गांव से हैं तो वहां की समझ व्यक्ति की अलग रहेगी। बल्कि मुझे लगता है कि अगर शहरों से हम हटकर थोड़ा गाँव में और कस्बों में जाएं तो वहां पे जागरूकता ज्यादा है। बिल्कुल जागरूकता भी, और वहां पर क्या समाज की ना जो नई चीजें थोपी गई हैं जी। कि एक जो नकलीपन है कि भी हमें इस तरह से होना चाहिए या हमें सामाजिक रूप से ही दिखाना है, वो नहीं है। वहाँ जो मन में है वही जुबान पर है। जी। वहाँ क्या है कि हमारे ना समाज में एक मिथ है कि लड़कियां जब जन्म लेती हैं ना घरों मतलब गाँव में स्पेशली कि भी पसंद नहीं करते हैं, कि उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते,
वाकई में होता भी है कि जहाँ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर लड़कियां पैदा होती है तो 15-20 दिन नहीं पता लगता है कि घर में बच्चा भी हुआ और लड़का हुआ छुपाया जाता है। छुपाया जाता है। मैं भी इसी तरह से हूँ कुछ, क्योंकि हमारे भी क्षेत्र में क्या था कि मुझे भी कई बार पता लगता था कि अच्छा उनके यहाँ हो गई, 1 महीना हो गया उनकी बेटी हुई, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। तो मैं अपनी मम्मी से पूछती थी कई बार कि मैंने कहा मम्मी उनके यहाँ कब हुई, मैंने और पता भी नहीं लगा, लड़के का तो इतना शौक होता है। तो मेरी मम्मी एक बात कहती थी कि बेटे हर किसी का नजरिया तेरे दादाजी जैसा नहीं होता। पर आपके दादाजी का क्या नजरिया था ये हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल बताना चाहूंगी। देखिए जैसे कि मेरे दादाजी एक बहुत ही गांव में बहुत छोटे से घर में रहे, पर उनका व्यक्तित्व इतना था कि भाई वो छोटी छोटी चीजों को ना मतलब लेकर बड़े गूढ़ ज्ञान रखते थे। वो अपने गांव के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे उस वक्त, जो 5 जमात कहते हैं हिंदी में, मतलब अभी तो हम 5th स्टैंडर्ड तक या 5th क्लास तक बोल देंगे, उस समय 5 जमात होती, काफी अच्छी क्वालिफिकेशन होती थी। उन्होंने उस समय की 5 जमात की थी। और ऐसा नहीं है, उनकी अपनी वो 2 भाई थे और उनकी 6 बहनें थी। उसके बावजूद भी उनके प्रयास क्या रहता था कि वो अपनी बहनों को पढ़ाए। जी, मतलब वो नारी शिक्षा को सपोर्ट करते थे। उनका था, मतलब वो ये चाहते थे कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, लड़का हो या लड़की, उसे पढ़ाओ। जी, शालू जैन जी से हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि हरियाणा के एक छोटी सी जगह से वो बिलोंग करती हैं, लेकिन वहाँ की मानसिकता शहरों से भी ज़्यादा खुली हुई है। वहाँ संकुचित विचारों के लोग नहीं रहते हैं। इनके खुद के दादाजी नारी शक्ति को काफ़ी ही सपोर्ट करते थे और उन्होंने ना केवल अपनी बहनों बेटियों को पढ़ाया बल्कि इनकी शिक्षा के लिए भी भरपूर प्रयास किया। शालू जी, आपका पूरा नाम अगर मैं जानती हूँ तो आप देवज्ञा शालू जैन लिखती हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि उसका अर्थ क्या है। देखिए, देवज्ञा का अर्थ है जो ज्ञान को समझता हो, जिसके पास ज्योतिष, स्पेशली ज्योतिष का ज्ञान जिसके अंदर बसा हो। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं मंत्रणा की इस यात्रा के दौरान देवज्ञा शालू जैन जी के साथ। शालू जी का जीवन बहुत ही उतार चढ़ावों से गुजरा है। उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में बहुत सारी चीज़ों को देखा है। वो पुरानी पीढ़ी को अपने साथ लेकर चलती आई हैं और आज नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर वो आगे बढ़ रही हैं। बड़ों की आज्ञा, गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी और बड़ों के सहयोग से वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाती चली गई। उन्होंने IAS के लिए भी कोशिश की, न होने पर वो अपने आप को लॉ की तरफ ले गई। लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक परिवेश में और समाज में लोगों ने ये जरूर कहा कि एक बनिया लड़की जो है, जैन परिवार की लड़की को वकील नहीं बनना चाहिए। लेकिन उनकी इन सब गलत धारणाओं को एक तरफ रख शालू ने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और आज की डेट में वो एक लॉयर हैं और अपने लिए एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस भी कर रही हैं। लेकिन सीखने की अभी कोई सीमा नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगी शालू, थोड़ा आपके लॉ से हटकर हम फिर से एस्ट्रोलॉजी पर आते हैं कि आप बेसिकली एक जैन हैं, है ना? जी। और जबकि हम हिंदू धर्म में एक वैदिक कुंडली को मान्यता देते हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं जैन धर्म में भी एक कुंडली है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो उन दोनों कुंडलियों में क्या विशेषता है और क्या भिन्नता है? देखिए, कुंडलियां जैसे कि कुंडली होगी, क्योंकि चार्ट तो सेम ही होता है, चाहे वो जैन एस्ट्रोलॉजी से करो आप, चाहे या वैदिक से करो। बस डिफरेंस क्या है कि उसमें जैसे 9 ग्रह उसमें इसमें भी है, लेकिन 9 ग्रहों का जो वैदिक में जो देवता दिए गए हैं उनसे भिन्न है, क्योंकि वो वैदिक के अंदर हम कृष्ण, राम, सूर्य, चंद्रमा, इनको 33 करोड़ देवता जैसे मानते हैं। जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हैं, वो सर्वोपरि माने जाते हैं। उन्हीं की आगे प्रणाली है, उन्हीं को लेकर ध्यान में लेकर आगे उनकी पूजा अर्चना की जाती है, अपने ग्रहों को सुधारा जाता है जी। इसी तरह लेकिन उन कुंडलियों के आधार क्या भिन्न है? जैन कुंडली का आधार भिन्न है और वैदिक कुंडली का आधार भिन्न है। गणना जो आप करती हैं वो किस माध्यम से ज्यादा की जाती है? देखिए, जैन कुंडली जो हमारी सब पहले वैदिक कुंडली का जैसे लोगों को सभी को पता है, वैदिक कुंडली हमारी चंद्र कुंडली से आधारित है वो। जी।
हम चंद्र कुंडली से बनती हमारी सूर्य से है। जिस समय सूर्य उदय होता है हमारा लगन तो वही होता है, लेकिन जब हम उसके अंदर प्रिडिक्शन करते हैं, गणनाएं करते हैं, तो हम चंद्र कुंडली को लेकर करते हैं, चंद्रमा को लेकर करते हैं जी। लेकिन जो जैन ज्योतिष है उसके अंदर हम सूर्य को लेकर करते हैं जी। वो सूर्य कुंडली को ही हम प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं उसके अंदर, क्योंकि सटीकता है। सूर्य एक जो प्लैनेट है वो बहुत मतलब एक फर्म प्लैनेट है जी, मतलब एक स्थिर माना जाता है। बिल्कुल। चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं। चंद्रमा घटता बढ़ता भी रहता है, उसकी अपनी परिभाषा है, शीतल भी है और कूल है। बिल्कुल ऐसा है, मतलब वो एक ठंडा है, उसके अंदर गर्मी नहीं है बहुत ज्यादा। चीजों को बहुत जल्दी वो अपने अंदर समा भी लेता है और फिर उस अनुरूप ढल भी जाता है। और जैन ज्योतिष में जो सूर्य कुंडली है हमारे में, सूर्य क्या है कि वो खुद तो प्रकाशवान रहता है या दूसरों को भी प्रकाश देता है। जी बिल्कुल। तो इसकी गणना इसी के आधार पे की जाती है। बिल्कुल। शालू जी हमें बता रही हैं कि किस तरह से दोनों कुंडलियों में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ भिन्नताएं भी हैं। शालू, आप एस्ट्रोलॉजी में वैदिक कुंडली तो करती ही हैं, इसके अलावा आप और किस तरह की मॉडलिटीज पे कार्य करती हैं? देखिए, मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ जी। प्राणिक हीलिंग भी मैं मतलब करती हूँ, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग हुई, स्विच वर्ड थेरेपी, कलर थेरेपी, मैं इन सभी विधाओं में अपना। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपर्ट आप अपने आप को किस विद्या में मानती हैं? देखिए, मेरी एक्सपर्टीज तो मेरे गुरुदेव पे डिपेंड करती है। वो जो मुझे गाइडेंस मिलती है मैं उसी के अनुरूप चलती हूँ। मैं कभी मैं जब अपनी सीट पर बैठती हूँ मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ उनका ध्यान करती हूँ, गुरुदेव संभाल लेना, जस्ट इतना बोलती हूँ उन्हें। मैं कहा बाकी मुझे नहीं पता। तो मुझे एक अंदर से ये फील आता है कि भाई शुरू कर, सब हो जाएगा। बिल्कुल। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आज इतने कम उम्र में छोटी सी आज की नई पीढ़ी की ये महिला अपने गुरुदेव पर कितना विश्वास रखती हैं और उनका कहना है कि जब वो गुरुदेव का नाम लेकर किसी भी कार्य को करना शुरू करती हैं तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है। तो हम जीवन की यात्रा में जिसको पकड़ देते हैं वो हमें मंजिल तक पहुंचाने के लिए भरसक कोशिश जरूर करता है और एक ना एक दिन हम अपनी इस मंजिल को पा ही लेते हैं। मुझे ये बताएं कि आप एक लॉयर भी हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। कभी मन में ये ख्याल आया कि मैं एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दूं या मैं लॉ को छोड़ दूं, या कभी मैं ये कहूँगी कि आपको दोनों में से किसी एक को चुनने की नौबत आ जाए तो आप किसको प्रेफरेंस देंगी? देखिए अंजलि जी, पहली बात तो आपका सवाल ही बड़ा टेढ़ा है। अभी देखिए, दोनों आंखों में से कभी एक आंख को चुना नहीं जाता जी। ठीक है, इसी तरह से एक मेरे गुरुदेव की दी हुई आंख है, दूसरी मेरे पिताजी के सपने की आंख है। बिल्कुल। तो गुरु में से, और पिता भी गुरु समान ही रहते हैं, तो दोनों को में से चुनना बड़ा मुश्किल है कि भी मैं कहा जाता है कि हमारे पहले गुरु तो हमारे पिता ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझती नहीं कि मेरे पास मतलब आगे कभी जिंदगी में इस तरह का समय आएगा कि मुझे दोनों में से किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा। जब चुनना पड़ेगा, समाधान भी जहाँ से सवाल आएगा जवाब भी वहीं से मिलेगा। तो मैं अभी उस चीज के लिए नहीं कुछ कह सकती। मतलब अभी आप दोनों को आगे बढ़ाना चाहती हैं जी। वैसे तो अभी आप बहुत छोटी हैं और आप इन दोनों चीजों को काफी आगे लेके जा सकती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम खुले विचारों की शालू जैन जी से बात कर रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छे परिवार से आई हैं। उन्हें अपने पूर्वजों का या अपनी पुरानी पीढ़ी का सहयोग भी मिला है और आज वो अपने हस्बैंड के साथ या अपने परिवार के साथ नई पीढ़ी के कदम से कदम मिलाकर अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रही हैं। मंत्रणा के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एक एपिसोड में फिर एक नए मेहमान के साथ हम जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।